आज मैं पार्टिसिपेशंस के साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम सिर्फ लेक्चर या थियोरेटिकल बेस नहीं पढ़ेंगे, बट आई विश कि हम सब लोग इंटरेक्शंस करें। आप मैं जो कुछ भी पूछता हूँ उसका कुछ इंटरेक्शंस या तो कमेंट्स बॉक्स में जो है वो आप कमेंट्स करें। ओके, शैल वी स्टार्ट। सो कोई क्रिएटिविटी क्या होता है, कोई एक्सप्लेन करेगा? चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो। हेलो। पार्टिसिपेशंस आप हमारे साथ जितना इंटरेक्शंस करेंगे इतना हमारे लिए इजी रहेगा, और हम अच्छी तरीके से आपको वो जो कुछ भी जो थियोरेटिकल चाहना चाहे तो वो भी हम कर सकते हैं, बट वो थोड़ी देर के बाद लिटिल बिट बोरिंग हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई आई विश कि हम इंटरेक्शंस करें। ड्रॉप योर आंसर हियर। કઈ નવું કરવું, નોર્મલ વસ્તુમાં કઈ નવું કરવું, રાઈટ છે? કંઈક પણ કોઈ વસ્તુ છે આપણે જે જોઈ શકીએ છીએ कि कोई भी चीज है जिसको हम देख रहे हैं उसमें कुछ नया सोचना कि ये पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट है, या तो उसको हम देख के हम ये लग सकता है कि ये शायद इसकी जो एप्लीकेशन है वो कुछ अलग हो सकती है। जैसे कि हम धीरे धीरे एक एग्जांपल्स में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करें तो क्रिएटिविटी जो है वो एक प्रोसेस है कि यूनिक एंड यूजफुल आइडियाज को जनरेट करना। और क्रिएटिविटी और इनोवेशंस वो एक दोनों के ऊपर डिपेंडेंट चीजें हैं। जैसे कि इनोवेशंस क्या है, तो जो क्रिएटेड आइडिया जो है उसके ऊपर वर्क करके उसमें से कुछ समथिंग वैल्यूएबल चीजें एक्सट्रैक्ट करना, उसको हम इनोवेशन हम कर सकते हैं। और इनोवेशन सब जब करते हैं तब उस टाइम पे डिसिप्लिन, एक्शन, इवोल्यूशन, टेस्ट, मॉडिफाई हम किस तरह से कर रहे हैं, डिसिप्लिनिंग एक्शन हम किस तरह से ले रहे हैं, और उसमें से कुछ क्रिएशंस करना, तो वो हम इनोवेशंस में कह सकते हैं। सो आगे जाए, ये क्या है आप कमेंट्स में बता सकते हो, ये आपको क्या दिख रहा है? ओके, चलो मैं बता देता हूँ। ये अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला के आप क्या क्या एप्लीकेशंस आप सोच सकते हो, या तो क्या क्या डिजाइन आप इनोवेशंस कर सकते हो, वो मैं आपकी ओर से सुनना चाहता हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि आप अम्ब्रेला को किस तरह से देख रहे हो, क्या एप्लीकेशन, क्या यूज उसके हो सकते हैं अम्ब्रेला के, दूसरे कोई यूज। या तो आपको लगता है, आप शायद बारिश का सीजन है, आप छाता लेके जा रहे हो कहीं पे, तो आपको शायद लगता होगा कि ये अम्ब्रेला का जो पर्टिकुलर डिजाइन है उसमें कुछ डिफरेंट तरीके से मॉडिफाई किया जाए तो ये शायद हम थोड़े बहुत कहीं से भीग रहे हैं तो वो भीग ना पाए। तो ऐसे भी आपकी कोई सोच आए होगी, या तो दूसरा कुछ आप टेक्नोलॉजी वाइज भी आप सोचते होगे शायद कि जो अम्ब्रेला है उसका यूज हम डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि कुछ टेम्परेचर मॉनिटर करना है तो ऐसे कुछ सेंसर इनबिल्ट कर दे, या तो ऑटोमेशन कुछ ऐड कर दे अम्ब्रेला के साथ, तो वो भी हमें यूजफुल हो सकता है। तो मैं आपकी आंसर की वेट कर रहा हूँ। कमेंट बॉक्स जस्ट टाइप कि आप अम्ब्रेला को किस तरह से देखते हो एज एप्लीकेशन वाइज। ओके, वी मूव फर्दर। सो हम देयर इज सम इनोवेशंस की आप देख सकते हो, जैसे कि ये जो है मल्टी यूनिक सुपर बेला जो हम बोल सकते हैं, जिसमें अगर हम, आपने सभी ने फेस किया होगा कि आप बारिश में अगर छाता लेके जा रहे हो तो वो आपको ऊपर से प्रोटेक्शन दे रहा है। मतलब साइड में से जो रेन आ रही है वो वहां से वो प्रोटेक्शन आपको नहीं मिल रही है। तो ऐसा भी कुछ ऐसा डिजाइन, यूनिक डिजाइन हो सकता है कि जो मल्टी यूनिट सुपर ब्रेला आप हम बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज को। दूसरे अगर देखें तो ये शायद बहुत कम लोगों ने देखा होगा, एयर शील्ड अम्ब्रेला। तो ये पर्टिकुलरली एक चाइनीज प्रोडक्ट है, उसकी डिजाइन आप देखो तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ जो एयर इनलेट पोर्ट है और यहाँ पे एयर आउटलेट का एक पोर्ट है, तो जो एयर होती है वो अंदर जाके वो उतनी फोर्स से आउट होती है जिससे वो एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट कर रहा है। तो ये एक अम्ब्रेला की डिफरेंट डिफरेंट इनोवेशंस हम पॉसिबल है, डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिव आइडियाज हम लाके उस अम्ब्रेला के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं। तो ये एक आपके एग्जाम्पल के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखाया गया है कि अम्ब्रेला का यूज जो पहले हमने देखा तो सुपर बेला जो मल्टीपल डायरेक्शन से अगर रेन आ रही है तो उसको कवर कर सके। एयर शील्ड अम्ब्रेला की जो आपको पूरा का पूरा छाता कैरी करने की जरूरत नहीं, ये जो डिवाइस है
टॉर्च जैसा आपका दिख रहा है, तो वो सिंपली इतना ही डिवाइस आप कैरी करके चलो तो वो भी आपको इस तरह से प्रोटेक्शन दे सकता है। ये अगर हम कहीं पे बाहर जा रहे हैं और कहीं पे हमने नीचे मतलब कहीं पे कोई मीटिंग के लिए गए हैं, नीचे हमको छाता रख के जाना है, अम्ब्रेला छाता रख के जाना है, तो वो शायद चोरी हो जाने का भी शायद डर किसी के मन में होता है, तो वैसा ना हो इसलिए एंटी थेफ्ट अम्ब्रेलास भी हम देख सकते हैं, जिसमें जो अम्ब्रेलास है उसको पर्टिकुलरली लॉक किया गया है, तो जिससे कोई भी इंसान उसको इस तरह से चोरी नहीं कर सकता। आगे देखे तो पॉल्यूशन सेंसिंग अम्ब्रेला, जिसमें आप बीच में देख सकते हो कि डिफरेंट टाइप्स की लाइटिंग है, जैसे कि इसमें रेड लाइट दिख रही है, तो कितना पॉल्यूशन है उस पर्टिकुलर एरिया में, तो वो इंडिकेशंस देता है। तो ये पॉल्यूशन सेंसिंग अम्ब्रेला, तो ये एक डिफरेंट तरह की है कि एप्लीकेशन हम उसे बोल सकते हैं। कपल फ्रेंडली अम्ब्रेला, अगर हम एक से ज्यादा लोग हैं तो अगर हम कहीं पे जाना है, एक छाते के नीचे जाना, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि दोनों लोग भीग सकते हैं, बट ये एक ही अम्ब्रेला के अंदर दो ऐसी इस तरह से डिजाइन कम्बाइनेशन किया हुआ है कि दो पर्सन अगर हो तो एक अम्ब्रेला के अंदर भी वो रह सके। ये एक अलग एप्लीकेशन है कि अगर बारिश नहीं आ रही है तो उसको अम्ब्रेला, उस पर्टिकुलर अम्ब्रेला को हमें कहीं पे बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट्स के लिए यूज करना है, तो भी ये अम्ब्रेला उस टाइम पे यूज हो सके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसमें हम देख सकते हैं कि बारिश जो आ रही है, बट वो बारिश का पानी जो है पर्टिकुलर हार्वेस्ट करके इकट्ठा करके संग्रह करके उसको किस तरह से एप्लीकेशंस में ले लिया जाए, तो वो भी एक हम इस पिक्चर के थ्रू हम देख सकते हैं। एज अ वेपन, तो ये जो है वो इस तरह से वेपन छुपाने के लिए, या तो किसी को पता ना चले, इस तरह से भी अम्ब्रेला की एक अलग एप्लीकेशन हो सकती है। एज अ बुलेट प्रूफ मटेरियल, तो जैसे कि कहीं पे जा रहे हो डिफेंस सेक्टर में, या तो कहीं जासूसी एजेंसियां होती है, तो उसके पास अगर ये डिफेंसिव बुलेट प्रूफ अम्ब्रेला है, तो वो वहां पे भी वो पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर अम्ब्रेला का यूज करके वो बुलेट प्रूफ मटेरियल यूज करके वो उससे बच सकते हैं। ये एक एंटरटेनमेंट प्रपोज पर्पस के लिए कि किसी को अगर मूवी देखना है फ्रॉम अम्ब्रेला, तो वो भी ये पर्टिकुलर प्रोजेक्शन है और पर्टिकुलर स्क्रीन के रूप में अम्ब्रेला को यूज किया गया है, तो ये भी एक एप्लीकेशन जो है वो हम कर सकते हैं। हम सब ने ये पढ़ा हुआ है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इनोवेशन। सो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, हु इज द फादर ऑफ इनोवेशन और इन्वेंशन? सो हमने देखा कि क्रिएटिविटी से डिफरेंट डिफरेंट चीजें को हम इनोवेट कर सकते हैं। ये नया थॉट है कि क्रिएटिविटी इज द फादर ऑफ इनोवेशंस। तो ये बेसिक चीज है, क्रिएटिविटी और इनोवेशंस को इंटरलिंक करके किस तरह से किया जाता है उसके ऊपर हमने दिया। बट क्रिएटिविटी और इनोवेशंस के कारण हम जो कुछ भी डिवाइस हम बना रहे हैं, जैसे कि हमने देखा कि छाता जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल का दिया गया है, छाते की जो डिफरेंट डिफरेंट यूजफुलनेस दी गई है, तो वो पर्टिकुलरली आपने इनोवेशंस कर दिया, एक बार इन्वेंट कर दिया, तो उसको प्रोटेक्ट करना भी इतना ही जरूरी है। सो दैट्स वाई उस टाइम पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का आता है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की वजह से आप जो पर्टिकुलर थिंग है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज के टाइप आपने शायद पहले देखा हो, तो अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की इनिशियली, तो प्रॉपर्टीज दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है। जो है वो टेंजिबल प्रॉपर्टीज है, और दूसरी जो है इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज। तो टेंजिबल प्रॉपर्टीज हम किसके बोलते हैं कि जो चीज है, कोई भी प्रोडक्ट है जिसको हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो टेंजिबल प्रॉपर्टीज में आएगी। और दूसरी जो प्रॉपर्टीज है, जैसे कि ह्यूमन आइडियाज है, क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है, वो सारी चीजें जो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तो वो इंटेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल प्रॉपर्टी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रूप में हम कह सकते हैं। जैसे कि टेंजिबल जितने भी एसेट्स है उसको अगर हमें प्रोटेक्ट करवाना है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओनरशिप प्रूफ वहां पे है। जैसे कि अगर कोई किसी के पास व्हीकल है तो उसका आरसी बुक है जो उसकी प्रॉपर्टी के पास ओनरशिप डिफाइन करता है। किसी के पास अगर हाउस है तो वो जो उसके दस्तावेज है और दूसरे जो पेपर्स है तो वो उसकी प्रॉपर्टी ओनरशिप वहां से प्रूव करता है। उस तरह से ही जैसे कि इनटेंजिबल जितने भी एसेट्स है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जितनी भी है, तो उस सारी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज हम दिखा सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि अम्ब्रेला है वो पॉल्यूशन मॉनिटरिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो जो पर्टिकुलर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग वाला जो चीज है तो वो इनोवेशन हम गिन सकते हैं, हम मान सकते हैं कि वो अगर इनोवेटेड है, इनोवेशन है उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में। तो जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, जो कोई भी प्रोडक्ट है जो न्यू डेवलप की है या तो कोई प्रोसेस न्यू बनाई गई है, तो वैसी कोई चीज है उसे अगर हमें प्रोटेक्ट करना है तो हम पेटेंट के थ्रू हम वो चीज प्रोटेक्ट करवा सकते हैं। हमने देखा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अम्ब्रेला, जैसे कि कपर फ्रेंडली अम्ब्रेला है उसकी डिफरेंट डिजाइन थी, या तो सुपर बोला जो है जिसमें मल्टीपल अम्ब्रेला जो पूरे बॉडी को कवर करता है, तो उसकी जो डिजाइन है वो पूरी अलग थी, डिफरेंट थी। तो जितनी भी डिजाइन जो है उसको अगर हमें प्रोटेक्ट करना है तो हम इंडस्ट्रियल डिजाइन के थ्रू प्रोटेक्शन कर सकते हैं, जो जिसमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आउटर शेप कैसा है, कलर कैसा है, वो लाइन कैसी है, तो वो सारी चीजें जो है इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह जो है ट्रेडमार्क, जैसे कि अम्ब्रेला हमने देखा तो उसके ऊपर किसी की कोई भी ब्रांड का नाम दिया गया है जो जिसके कारण, जैसे कि हमने वो जो डिजाइन देखी एयर अम्ब्रेला वाली, तो वो एयर अम्ब्रेला जो है वो याको डिजाइन नाम के जो इन्वेंटर्स है उन मतलब एप्लीकांट्स है उन्होंने डिजाइन की हुई। तो जो याको डिजाइन का जो लोगो है या तो उसका पर्टिकुलर नाम है जो ब्रांडिंग के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर जो कुछ भी चीज है कि जो ब्रांडिंग के लिए यूज हो, इवन नेम है, लोगो है, स्लोगन है, टैग लाइन है, इवन आपने ट्यून्स भी सुना होगा। जैसे कि कोई किसी के घर पे आईपीएल चल रही है बाजू के घर में, अगर हम यहाँ से देख नहीं रहे हैं, सिर्फ हमें आवाज आती है फिर भी हमें पता चल जाता है कि कहीं पे आईपीएल चालू है। तो जो ट्यून है आईपीएल की वो भी एज ए ट्रेड ट्यून के थ्रू प्रोटेक्टेड है। दूसरा जो है ट्रेड ड्रेस भी उसमें आता है। जैसे कि अगर कहीं पे आप शॉपिंग पे जा रहे हो तो वहां पे येलो एंड रेड कलर का अगर आपको देख आपको मैगी परचेस करनी है, आपने मैगी पढ़ा नहीं बट येलो एंड रेड कलर का अगर कोई कॉम्बिनेशन है तो आपको पैकेट से पता चल जाता है कि वो मैगी का पैकेट है। तो जो कुछ भी चीज है वो ट्रेडमार्क के अंडर हम प्रोटेक्शन करवा सकते हैं। उसके बाद आता है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। तो जहाँ जो कोई भी प्रोडक्ट है वहाँ उसका कोई ओरिजिन कहीं से हुआ हुआ है। जैसे कि आप सबने पढ़ा होगा कि दार्जिलिंग टी है, तो वो दार्जिलिंग टी जो है वो जीआई प्रोटेक्टेड है। तो वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ का दार्जिलिंग का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है और एटमॉस्फेयर है वो टी के लिए बहुत सुटेबल है। और जो दार्जिलिंग टी की जो क्वालिटी है आ रही है वो पर्टिकुलर उस एटमॉस्फेयर होने के रीजन से वो क्वालिटी उसमें आ रही है। तो इससे कारण वो उसका जीआई जो प्रोडक्ट है वहाँ का ओरिजिन है। जैसे कि गुजरात की बात करें तो पाटन का पटोला जो है, जो हैंडीक्राफ्ट है वो जीआई के अंडर प्रोटेक्टेड है। इवन गिर केसर मैंगो है। तो ये सारी जो चीजें है पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसका कोई ओरिजिन कहाँ से हुआ और वो ओरिजिन की वजह से उसकी स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ आ रही है, तो वो सारी चीजें भी हम जीआई के अंडर ले सकते हैं। फिर आता है कॉपीराइट। जो कुछ भी क्रिएशन है, क्रिएटिविटी में अगर देखें तो क्रिएटिविटी हुई उसको एक्सप्रेशंस के रूप में देखा जाए, कोई भी क्रिएटिव चीज है उसको एक्सप्रेशंस करना, तो उस टाइम पे कॉपीराइटिंग जो है वो आपको यूजफुल हो सकता है। जैसे कि हम देखें क्रिएटिविटी के अंदर, तो अगर कोई पर्सन है जिसको अच्छा सा कोई मूड है तो वो क्या करता है, जिसको लिखने का अच्छा शौक है तो वो कोई बुक्स लिखता है या तो पोएम लिखता है। तो वो सारी जो चीजें हैं तो वो आर्टिस्टिक लिटरिस्टिक थिंग्स जो है जो कुछ भी, तो वो कॉपीराइट के अंडर हम प्रोटेक्ट करवा सकते हैं। फिर आता है 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट, जैसे कि हम कोई मटेरियल देके सेमी कंडक्टर अगर आपको पता हो तो उसमें डिफरेंट टाइप के ट्रांजिस्टर, मॉसफेट
आते हैं। तो वो सारी जो मटेरियल के लेआउट्स है वो अगर हमें प्रोटेक्ट करवाना हो तो वो सेमीकंडक्टर लेआउट एंड प्रोटेक्शंस के अंडर हम कर सकते हैं। इवन इंडिया में प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शंस का भी एक्ट है, जिसमें अगर प्लांट की आपने कोई वैरायटी न्यू आइडेंटिफाई की हुई है तो वो प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शंस के अंडर हम कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के किसी भी टाइम वो आप पूछ सकते हो। तो ये बेसिक जो टाइप्स है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, जीआई, कॉपीराइट। अब हम थोड़ा डिटेल में जाके पेटेंट के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इनोवेशंस की जब भी बात आती है तो इनोवेशंस जो कुछ भी प्रोडक्ट का किया हुआ है तो वो इनोवेशंस पेटेंट के थ्रू हम प्रोटेक्ट करवा सकते हैं। जैसे कि हम जो पेटेंट है, तो पेटेंट के जो पेटेंटबिलिटी, मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई भी चीज किसी ने फाइल किया तो वो फाइंड किया तो वो उसको प्रोटेक्ट करवा सकते हो। देयर विल बी सम क्राइटेरिया। तो पेटेंटबिलिटी के लिए भी तीन बेसिक क्राइटेरिया है, और उसको इजीली याद रखने के लिए एक सिंपल सी की है। जो आपको अगर पेटेंटबिलिटी क्राइटेरिया याद रखना है तो आपको सिंपल से 3 आई याद रखना है। सो 3 आई, फर्स्ट आई जो है वो इनोवेटिवनेस है, सेकेंड आई है जो इन्वेंटिव स्टेप्स है, और थर्ड आई है जो इंडस्ट्रियल यूटिलिटी है। तो उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट आई की बात करें, नॉवेल्टी। तो आपका जो पर्टिकुलर पेटेंटेबल आइडिया है, आपको लगता है कि आपने कुछ नया फाइंड किया है, कुछ इनोवेशन किया है, तो वो नॉवेल है कि नहीं, नॉवेल है कि नहीं मतलब नया है कि नहीं, नया वो भी किस तरह से कि वो ऑलरेडी जो है वो पब्लिकली नोन और पब्लिकली यूज्ड नहीं होना चाहिए। तो पब्लिकली नोन हम किस तरह से बोल सकते हैं, जैसे कि आपने कोई भी आइडिया जो है वो लिया और उसके ऊपर काम करे, बट उसके ऊपर ऑलरेडी किसी ने कुछ ना कुछ लिखा हुआ मटेरियल है जो पब्लिक में अवेलेबल है, तो वो पब्लिकली नोन किया गिन सकते हैं। और दूसरा जो होता है वो पब्लिकली यूज्ड, मतलब जैसे कि आप एक जो पर्टिकुलर केस स्टडी है वो है दार्जिलिंग में ही। जैसे कि टी, आप अगर घूमने गए हो तो टी पत्ती कलेक्शंस के लिए एक डिवाइस होता है जिसमें वो चाय पत्ती तोड़ के उसमें डालते हैं। तो वो पर्टिकुलर जो कलेक्शंस का जो डिवाइस है उसके ऊपर एक इन्वेंटर ने पेटेंट एप्लीकेशन फाइल की थी, और पर्टिकुलर उस टाइम पे जो पेटेंट ऑफिस थी उसका ये ऑब्जेक्शन था कि ये चलो हम मान लेते हैं कि पब्लिकली नोन नहीं है, मतलब कहीं पे इसके बारे में कुछ मेंशंस नहीं किया गया है, बट ये ऑलरेडी ट्रेडिशनल से ये वहाँ के जो लोग हैं वो टी पत्ती कलेक्शंस के लिए वो यूज कर रहे हैं, तो ऑलरेडी वो पब्लिकली यूज्ड में है ही। तो ये जो चीज है तो वो नॉवेल होनी चाहिए, और वो भी कहाँ पे, वर्ल्ड में। जैसे कि पेटेंट जो है वो टेरिटोरियल राइट्स है, तो वो हम अगर पेटेंट फाइल करते हैं, पेटेंट प्रोटेक्शन करते हैं, तो उसका जो प्रोटेक्शन है तो हमें पर्टिकुलर टेरिटोरी से के लिए ही उसके राइट्स मिलते हैं। बट जब भी नॉवेल्टी की बात आती है, अगर हमें नॉवेल्टी और इनोवेशन से चेक करना है, तो वो हम वर्ल्ड वाइड देखेंगे कि वर्ल्ड में कहीं पे भी इस तरीके की जो चीज के लिए हम पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं तो वो पब्लिकली नोन और यूज्ड में ना हो। दूसरा जो है इन्वेंटिव स्टेप्स और नॉन ऑब्वियसनेस, मतलब पर्टिकुलर जो एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट और जो प्रोसेस है जो ऑलरेडी नोन है, और उसके ऊपर हमने क्या इम्प्रूवमेंट किया हुआ है। जैसे कि आप डे बाय डे देखते हैं कि नए नए फोन्स आ रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज, नए नए कैमरास आ रहे हैं, तो वो जो क्या है, तो वो एग्जिस्टिंग जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर हमने कुछ इम्प्रूवमेंट किया हुआ है। तो वो सारी जो चीजें हैं वो इन्वेंटिव स्टेप्स के अंदर हम कंसिडर कर सकते हैं। और नॉन ऑब्वियस होना चाहिए। नॉन ऑब्वियस किसके लिए होना चाहिए कि पर्सन स्किल इन द आर्ट, मतलब कोई दूसरा जो पर्सन है वो उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी और पर्टिकुलर स्किल में आर्ट किया हुआ है, उसके लिए जो पर्टिकुलर थिंग है वो नॉन ऑब्वियस होनी चाहिए। और दूसरा जो है वो यूटिलिटी और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, मतलब ये कोई भी जो प्रोडक्ट और प्रोसेस हम बना रहा है तो वो चीज है जो वो इंडस्ट्रीज में कहीं ना कहीं यूज होनी चाहिए, और इंडस्ट्रीज में कहीं ना कहीं बनी होनी चाहिए। तो ये तीन चीजें
जो है पेटेंटबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आती है। और हम अगर किसी को मन में क्वेश्चन हो अगर कि पेटेंटबिलिटी क्राइटेरिया अगर कोई चीज है, नॉवेल है, इन्वेंटिव स्टेप्स है और इन्वेंटिव इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी है, तो उसे हम वो प्रोटेक्ट करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते? तो आप करवा सकते हो, बट ऑल्सो उसके अंदर सेक्शन जो पेटेंट एक्ट है 1970, उसके अंदर सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 दिया गया है, जिसके अंदर हम देख पाए तो उसके अंदर इस तरह से है कि क्या क्या जो है वो नॉन पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर है। जैसे कि हम देखें नॉन पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर्स के अंदर, तो ये जहाँ पे चीज दी गई है कि अगेंस्ट पब्लिक मोरालिटी और हार्मफुल टू एनवायरनमेंट और लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के अगेंस्ट हो। तो जैसे कि हम बात करें तो अगर कोई इन्वेंटर पर्टिकुलर जिसने चोरी करने का मशीन बनाया है, जो वो नॉवल भी है, इन्वेंटिव स्टेप्स भी है और उसमें यूटिलिटी भी है, एप्लीकेशंस भी है, तो वो पेटेंट करवा सकता है कि नहीं? तो वो नहीं करवा सकता। रीजन क्या है कि वो पब्लिक के जो मोरल वैल्यूज है उसके अगेंस्ट है, तो इसलिए पेटेंट हम नहीं करवा सकते। दूसरा जो है अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट और डुप्लीकेशन ऑफ नॉन डिवाइसेस, मतलब अगर कोई दो डिवाइसेस है वो इंडिपेंडेंटली उसका काम कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं कि उसको सिर्फ फिट करके रीअरेंजमेंट कर रहा है, तो वो चीज भी पेटेंट के अंडर कवर नहीं होती है। फिर डिस्कवरी ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल, जैसे कि न्यूटन एप्पल्स लॉ है, तो वो क्या है कि वो न्यूटन लॉ जो है वो ऑलरेडी अब प्रेजेंस ही था, बट ये क्या है तो उसमें हमने डिस्कवरी की, तो जो कुछ भी डिस्कवरी ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल है वो भी हम पेटेंट के थ्रू प्रोटेक्ट नहीं करवा सकते। इसके अलावा जो मैथमेटिकल और बिजनेस मेथड्स है, प्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन है, मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर है, फिर कोई भी लिटरेरी ड्रामेटिक और आर्टिस्टिक वर्क है वो नहीं करवा सकते, मेंटल गेम्स है तो वो भी हम नहीं करवा सकते। इवन ट्रेडिशनल मेथड्स, तो ट्रेडिशनल मेथड्स में अगर आपको पता हो तो एक केस आया था टर्मरिक के ऊपर। तो 1 सेकंड प्लीज। सॉरी। सो आप सबने शायद सुना होगा पर कुछ टाइम पहले एक केस हुआ था फॉर टर्मरिक। तो उसमें क्या था कि पर्टिकुलर यूएस है, अमेरिका ने एक पेटेंट फाइल की थी ऑन टर्मरिक। टर्मरिक एज अ वॉन्ड हीलिंग प्रॉपर्टी। वॉन्ड हीलिंग प्रॉपर्टी मतलब क्या बोलते हैं, जैसे कि किसी को कुछ लगा हुआ है, वहां से ब्लीडिंग हो रहा है, लोही निकल रहा है, तो उसके अगर ऊपर अगर हल्दी अप्लाई की जाए तो वो जो घाव है वो भर जाएगा और उसमें से लोही आना बंद हो जाएगा, ब्लड जो निकलना है वो बंद हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर चीज को वॉन्ड हीलिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यूएसए ने ये पर्टिकुलर पेटेंट फाइल की थी फॉर टर्मरिक एज अ वॉन्ड हीलिंग प्रॉपर्टी। और इंडिया ने उसके ऊपर केस किया था कि ये जो पर्टिकुलर चीज है तो वो ऑलरेडी ट्रेडिशनली नोन है। बिकॉज अगर हम देखें कि अगर हम छोटे थे उस टाइम पे अगर हमें कुछ लग जाता था, ब्लीडिंग होता था, तो हमारे पेरेंट्स व्हाट दे यूज्ड टू डू, वो उसके ऊपर हल्दी अप्लाई कर देते, टर्मरिक अप्लाई कर देते थे, जिससे जो पर्टिकुलर लोई जो आना है, ब्लीडिंग है, वो वहां से बंद हो जाता था। तो ये ऑलरेडी हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज और उसमें ऑलरेडी है। तो वो इंडिया ने पर्टिकुलर उस टाइम पे जो आयुर्वेदिक वेदा है और दूसरे जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है पुराने, उसमें ये सारी चीजें दिखाई और ये प्रूव की कि ये जो चीज है कि वो उसमें कुछ इनोवेशन और नया नहीं है, ये ऑलरेडी हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज में है। और इंडिया केस जीत गया था। उसके बाद उनकी ये आर्ग्यूमेंट थी कि ये सारे जो वेदास है और दूसरी जो चीजें है वो फॉर्म ऑफ संस्कृत है, जो किसी को नहीं मालूम है या तो कोई इजीली नहीं अंडरस्टैंड करता है। तो उसको ग्लोबली बनाने के लिए उस टाइम पे इंडिया ने टीके दिए, ट्रेडिशनल नॉलेज डिक्शनरी
लॉन्च की थी, जिसमें जितने भी ऐसे कुछ ट्रेडिशनली नोन चीजें हैं, तो वो सारी चीजों का कंपोजिशंस और वो सारी चीजें ये टिकट ईयर लाइब्रेरी में डिजिटल रूप में आप देख सकते हो। अगर हम इनोवेशंस की बात करें, अगर आपके पास आपने कुछ इनोवेशन किया है, आपके पास अगर इनोवेटिव आइडियाज है और उसका आप सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशंस करें, तो आप मल्टी डॉलर बिजनेस इसमें से जनरेट कर सकते हो। उसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। ये मूवी आप सबने देखे होगी, दीवार, जिसमें अमिताभ बच्चन बोलता है आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है। तो वैसे ही चीज हम इस पर्टिकुलर सिनारियो में देख सकते हैं, जिसमें एक ऑस्ट्रेलियन, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट के पास बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बट एक ऑस्ट्रेलियन इन्वेंटर है रिच रिचार्डसन करके, जिसने ऑलरेडी पेटेंट फाइल की थी, और माइक्रोसॉफ्ट ने उस पर्टिकुलर पेटेंट का कॉपी किया हुआ था, पायरेसी की थी। तो उस पर्टिकुलर बैटल को रिच रिचार्डसन ने किया, और रिच रिचार्डसन ने अराउंड $300 मिलियन जो है वो उसके ऊपर से क्लेम किए हुए थे। तो ये एक इंडिविजुअल इन्वेंटर जो है, उसकी पेटेंट और आईपी का पावर है। तो हम इनोवेशंस कंटिन्यूस कर रहे हैं और उसको प्रोटेक्ट करवाने की कुछ वैल्यू हम उसमें से निकाल सकते हैं। ये एक एग्जांपल है। दूसरा, हम शायद कुछ टाइम हम सोच रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज के जो आईपीस है वो किस तरह से यूजफुल हो गए। यूनिवर्सिटीज के आईपी में इतना कुछ होता नहीं है, बट ये कॉर्नल यूनिवर्सिटीज जो है उसने ऑलरेडी एचपी पर केस किया था, एंड $184 मिलियन का उन्होंने इंफ्रिजमेंट किया हुआ था। तो ये एक एग्जाम्पल है। तीसरा, आप सबने बहुत, ये बहुत सिंपल चीज है, ये शायद कोई भी आप लोगों में से वो बना सकता है, रिंकुल कैन। इसकी जो डिजाइन है वो शायद हम भी कोई सोच सकते हैं। तो ये एक सिंपल सी जो डिजाइन है, उसने पर्टिकुलर लाइसेंस दिया हुआ था उसने कि 10 कैन पर पेनी, और उस पर्टिकुलर इन्वेंटर का पर डे का जो रॉयल्टी है वो 1,48,000 यूके पाउंड था। तो ये जो है वो बहुत स्मॉल इन्वेंशन है, उसका एक पावर से हम देख सकते हैं उसके। आप सबको मालूम होगा ये क्या है, तो फिडजेट स्पिनर है। तो एक टाइम में ये जो फिडजेट स्पिनर था, इट वाज अ ग्लोबल हिट, सबके पास एक फिडजेट स्पिनर हम देख सकते थे। सो व्हाट यू थिंक कि फिडजेट स्पिनर जो है वो अ, उसके जो इन्वेंटर है उसने बहुत सारे पैसे अर्न किए होंगे। तो हम देख सकते हैं। तो फिडजेट स्पिनर जो है उसकी जो इन्वेंटर थे वो कैथरीन हैटिंगर करके एक वुमन थी, और वो ये जो पर्टिकुलर उनकी डॉटर है उसके हाथ में आप फिडजेट स्पिनर आप देख सकते हो। उन्होंने पेटेंट भी फाइल की हुई थी, बट इन 2005 ड्यू टू नॉन मेंटेनेंस ये जो पेटेंट थी वो लेफ्ट हो गई। मतलब उनका जो पर्टिकुलर इन्वेंशन था वो उनके हाथ से निकल गया। तो और उसके बाद ये पर्टिकुलर चीज है वो ग्लोबल हिट्स हो गई। तो पेटेंट प्रोटेक्ट करने के बाद उसको मेंटेन करना भी इतना इम्पोर्टेंट है। ये पर्टिकुलर जियोक्स शूज है। तो जियोक्स शूज पर्टिकुलर इन्वेंटर था, उसने ब्रीथेबल और वाटरप्रूफ शूज इन्वेंट किए। जैसे कि हमें पता हो तो शूज हम पहनते हैं तो वो थोड़े टाइम के बाद पसीना आ जाता है, तो वो पसीना आ रहा था, वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके ये पर्टिकुलर इन्वेंटर ने ब्रीथेबल और वाटरप्रूफ शूज इन्वेंट किए। पर्टिकुलर ये शूज के ऊपर ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के ऊपर उन्होंने पेटेंट भी करवाया। पेटेंट करवाने के बाद वो पर्टिकुलर पेटेंटेड आइडिया को डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से उसके सामने उन्होंने प्रेजेंट किया कि वो पर्टिकुलर आइडियाज को लेके काम किया करे। बट सारे जितने भी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने उस पर्टिकुलर आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया, और पर्टिकुलर जो इन्वेंटर है वो डिसअपॉइंट हो गया। उसके बाद ही थॉट, उसने हार नहीं मानी, उसने गिव अप नहीं की, उसने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की जियोक्स करके। और उसका जो रेवेन्यू है आज मिलियंस ऑफ डॉलर्स में हम देख सकते हैं।
उसके बाद जो पर्टिकुलर इनोवेशन मतलब इन्वेंटर है, उसने इनोवेटिव आइडियाज के ऊपर उसने पर्टिकुलर इंडस्ट्री डिजाइन, मतलब जो शूज जो है उसके जो डिजाइन है वो की, उसका जो ट्रेडमार्क है, ट्रेड नेम है, वो सारी चीजें उसने प्रोटेक्ट की हुई है। अगर ये जो सारी चीजें थी तो वो शायद हमने देखी तो बहुत बाहर बाहर के जो लोग हैं, बाहर के जो कंट्रीज के हैं, उनके इनोवेशंस देखे और उनकी चीजें देखे। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इनोवेशंस करने के लिए और पेटेंट करवाने के लिए आपको बहुत सारी चीजों का जरूरत है। जैसे कि यहाँ पे हम कुछ ऐसी चीजों का भी डिस्कस करेंगे कि जो चीजें जो नॉन टेक्निकल पर्सन है उनके थ्रू आइडेंटिफाई और इन्वेंट की गई है। जैसे कि ये देख सकते हो, शालिनी कुमारी करके एक लड़की है, 10 साल की, सॉरी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती लड़की ने मॉडिफाइड वर्कर डिजाइन किया हुआ है। तो पर्टिकुलरली इसकी स्टोरी देखे तो जो शालिनी कुमारी है उसके जो ग्रैंडफादर थे, उसको नी पेन था, जिसके वजह से वो इजीली कहीं पे चलना हो तो चल नहीं पाते थे। और उनके जो घर था उसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर उन्होंने गार्डन जैसा एरिया था, तो वहां जाने के लिए उसको जो स्टेट्स है उसके थ्रू जाना पड़ता था। तो वो उनके दादा ये नी पेन के होने की वजह से वो नहीं चल सकते थे, स्टेज के ऊपर सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते थे। तो उस टाइम पे शालिनी कुमारी ने सोचा कि ऐसा कुछ वॉकर हो जो फ्लैट सरफेस है उसके ऊपर भी चढ़ सके, और इवन ऐसी कोई सरफेस है अनइवन सरफेस उसके ऊपर भी चल सके। तो उसने जो मॉडिफाइड वॉकर डिजाइन किया हुआ है, और वो वॉकर डिजाइन करने के बाद उस पर्टिकुलर इन्वेंटर ने पेटेंट भी फाइल की, और पेटेंट जो है वो बेंगलोर बेस्ड कंपनी को लाइसेंस आउट भी की। तो ऐसा हर बार जरूरी नहीं है कि हमने जो इन्वेंशन मतलब किया हो वो बहुत बड़ा हो, बट ये किसी के जीवन में कुछ स्मॉल इम्पैक्ट भी खड़ा कर रहा है, देन इट इज वैल्यूएट। दूसरा जो है ऑटोमेटिक फूड मेकिंग मशीन, आप देख सकते हो तो अभिषेक भगत करके है। तो वो हर रोज उठ के एक ही एवरी डे एक ही चीज रिपोर्ट करता था। उसको अगर चाय बनाती थी तो वो क्या करता था, तो पानी गर्म करता था, उसमें टी पत्ती डालता था, दूध डालता था और चाय बनती थी। तो वो उसे लगा कि मैं हर रोज एक ना एक प्रोसेस क्यों रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा क्यों ना डेवलप करूँ कि जिससे मैं सारा मटेरियल एक बार में ही डाल दूं और वो रेडी चाय बन के वहां से निकल जाए। तो उस टाइम पे अभिषेक भगत ने ऑटोमेटिक फूड मेकिंग मशीन्स बनाया, जिसमें मतलब फूड डालने के बाद वो ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो सकता है। तो ऐसे भी इन्वेंशंस और इनोवेशंस हम कर सकते हैं। ये सचिन स्वप्निल तालुलकर है। तो उसने फुट ऑपरेटेड मैनुअल पेज ट्यूनिंग मशीन, मतलब सचिन जो है वो एक लास्ट बेंचर स्टूडेंट था और उसको बहुत आलस आती थी। इस थिंक की वो उसको अगर पेज, अगर मैडम आगे से बोलते थे कि पेज चेंज करो, तो उसको वो भी आलस आती थी। तो ये थिंक कि ऐसा कुछ डिवाइस और ऐसा कुछ चीज हो कि जिसके कारण वो पेज है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। तो उसने लोअर लिम्ब ऑपरेटेड पेज ट्यूनिंग मशीन बनाया, जिसके कारण वो पेयर के थ्रू वो जो पेजेस है वो चेंजेस कर सकता है। इनिशियली वो उसकी एप्लीकेशन नहीं आइडेंटिफाइड हुई, बट लेटर ऑन स्टेज ये सोचा गया कि ये जो पर्टिकुलर चीज है वो जिस जो हैंडीकैप पीपल है जिसके पास हाथ नहीं है उसके लिए यूज हो सकती है। तो ये ऐसे भी कुछ इनोवेशन जो है वो हम कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई आइडिया आता है इस तरह से इनोवेटिव आइडिया, तो आपको क्या करना है, तो वो आपको पहले पेटेंट फाइल करना है, पब्लिकेशन से दूर रहना है। रीजन क्या है कि पब्लिकेशन से, जैसे कि आपने आपने कुछ इनोवेशन किया है, आपने कुछ नई चीज फाइंड की हुई है, और आप उसको न्यूज़पेपर, मैगजीन या तो दूसरी कोई अवार्ड कंपटीशन या कहीं पे डिस्प्ले करते हो, तो आपका ये इन्वेंशन आपके लिए नोवेल्टी क्राइटेरिया में प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको क्या करना है, अगर कोई भी पब्लिकेशंस में आ रहा है तो आपको पब्लिकेशन से दूर रहना है। आपको पहले फाइल करना है, बिकॉज कि इंडिया में और वर्ल्ड वाइड फर्स्ट फाइल रूल्स है। अगर दो इन्वेंटर सेम चीज पे काम कर रहे हैं
तो वो उसमें से पेटेंट किसको मिलेगी कि तो जिसने पहले फाइल किया हुआ है उसको ही पहले पेटेंट मिलेगी। पेटेंट प्रोसिक्यूशन, अगर आपके पास कोई आइडिया है, आपको पेटेंट प्रोटेक्ट करना है इंडिया के अंदर, तो उसकी बेसिक प्रोसेस क्या रहेगी उसके लिए रिलेटेड हम देखते हैं। तो पेटेंट फाइल करना है तो मतलब आप जो कुछ भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि फॉर्म 1 है, फॉर्म 2 है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म है, जिसमें एप्लीकेशंस के लिए आपकी टेक्नोलॉजी को डिफाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शंस के लिए फॉर्म 2 है, तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। तो वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स को आप पर्टिकुलर ऑफिस में जाके ऑनलाइन या तो ऑफलाइन मोड में सबमिट करवा सकते हो। जब भी पेटेंट फाइल हो, आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाओगे तो एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, वो एप्ली और उस पर्टिकुलर डेट से नॉर्मल रूट में जाए तो फाइलिंग होने के बाद 18 मंथ्स के बाद पेटेंट जो है वो पब्लिश होती है, और फाइल होने के बाद 48 मंथ के बाद उसका एग्जामिनेशन आता है। तो एग्जामिनेशन में क्या होता है, तो जो कुछ भी हमने पेटेंटिबिलिटी क्राइटेरिया देखा कि नॉवेल होना चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप्स होना चाहिए और यूटिलिटी होनी चाहिए, तो पर्टिकुलर ये जो 3 पैरामीटर्स है वो उसको सेटिस्फाइड करते कि नहीं, वो 3 चीजें वहां पे देखी जाती है। और वो जो पर्टिकुलर पेटेंट एग्जामिनर है उसको वो पर्टिकुलर चीज सेटिस्फाइड लगती है कि नहीं, ये जो है बेसिक क्राइटेरिया के ऊपर वो फिट बैठ रहा है, तो वो उसको पर्टिकुलरली पेटेंट को ग्रांट करते थे। और उनको कोई कंफ्यूजन लग रहा है कि ये जो पर्टिकुलर पेटेंट एप्लीकेशंस है, तो वो उसमें कुछ उनको कंफ्यूजन है रिलेटेड टू नोवेल्टी या तो इनोवेशन, इन्वेंटिव स्टेप्स, या तो यूटिलिटी के बारे में, तो वो क्या करते हैं कि जो पर्टिकुलर इन्वेंटर है उसको चांस देते हैं, वो फर्स्ट एग्जामिनेशन इश्यू करते हैं, जिसको 6 मंथ के अंदर, अभी रूल्स चेंज हो गए हैं, ये 2 मंथ के अंदर रिप्लाई करना रहता है। पर रिप्लाई करने के बाद वो एग्जामिनर उस रिप्लाई को पढ़ता है, उसको स्टिल कंफ्यूजन है, तो वो सेकंड एग्जामिनेशन रिपोर्ट जनरेट करता है या तो हियरिंग के लिए देता है। हियरिंग में क्या होता है कि 1 to 1 आप उसके साथ डिस्कशन कर सकते हो रिलेटेड टू जो बेसिक नोवेल्टी, इनोवेशंस और इनोवेटिव स्टेप्स के रिलेटेड क्वेरी है। तो अगर ये देखी जाए तो वो ये सारी प्रोसेस में इजीली 3 से 4 ईयर निकल जाता है। बट आपको इतना वेट नहीं करना है और आपको अर्ली रिजल्ट चाहिए, तो आप अगर फाइल की हुई है पेटेंट और रिक्वेस्ट फॉर अर्ली पब्लिकेशन जो है 2500 फिल करके कर सकते हो, जिससे आपकी जो पेटेंट है आज अगर फाइल की है तो विद इन 1 मंथ के अंदर पब्लिश हो जाएगी। और दूसरा जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, तो वो ऑलरेडी 3 ईयर से ज्यादा हो जाता है। तो वो प्रोसेस को अगर आपको शॉर्ट करना है एग्जामिनेशन वाली चीज को, तो वो आप एक्सपीडिटेड एग्जामिनेशन में जा सकते हो। तो एक्सपीडिटेड एग्जामिनेशन में थोड़ी बहुत जो एग्जामिनेशन फीस है वो एक्स्ट्रा लगती है, और उसमें अगर वुमन इन्वेंटर है या तो स्टार्टअप है तो ही उस पर्टिकुलर एक्सपीडिटेड एग्जामिनेशंस में हम जा सकते हैं। तो वो एक चीज है जिससे आपका टाइम जो है वो रिड्यूस हो सकता है। अगर हम बेसिक फॉर्म्स की बात करें तो फाइल करने के लिए तो फॉर्म नंबर 1 है जो एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ पेटेंट है, फॉर्म 2 है डिस्क्रिप्शन है। तो ये बेसिक फॉर्म्स जो है वो आपको वहां पे जाके सबमिट करवाना है। हमने जो बात की थी अर्ली पब्लिकेशंस की, तो आपको अगर अर्ली पब्लिकेशंस करवाना है तो फॉर्म नंबर 9 है, रिक्वेस्ट फॉर अर्ली पब्लिक एक्सप्रेस पब्लिकेशंस, वो करके आप करवा सकते हो। और फॉर्म नंबर 18 जो है एक्सपीडिटेड एग्जामिनेशन है, तो फॉर्म नंबर 18A है जो आप फिल करके वो एक्सपीडिटेड एग्जामिनेशन आप कर सकते हो। अगर हम पेटेंट ऑफिस की बात करें तो इंडिया में 4 पेटेंट ऑफिस है, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली एंड कोलकाता। और हमारे गुजरात रीजन के लिए जो मुंबई पेटेंट ऑफिस है वो रिलेवेंट ऑफिस है। ये बेसिक चीजें, उसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हो तो वो पूछ सकता है। अगर हम बात करें स्टेट लेवल आईपीएफसी की, तो स्टेट लेवल आईपीएफसी है वो आईहब के अंदर सिचुएटेड है, और उसका पर्टिकुलर काम है कि वो एंड टू एंड आईपी मैनेजमेंट और आईपीआर सपोर्ट प्रोवाइड करना यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स को। तो 2016 में एक गाइडलाइन आई थी, आईपी गाइडलाइन फॉर एकेडेमिया। तो उस पर्टिकुलर गाइडलाइंस का इम्प्लीमेंटेशन का करने का जो सारा काम है, और इवन लिटरेसी क्रिएट करना, एक्टिविटीज करना, तो वो सारी चीजें जो है वो स्टेट लेवल आईपीएफसी कर सकती है।
आईपीआर सपोर्ट, अगर आपके पास कोई पेटेंटेबल आइडियाज है उसको प्रोटेक्शंस करवाना है और उसके लिए आपको कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट से बात कर रहे हो, तो एसएसआईपी के बारे में सबने सुना होगा, स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी। तो एसएसआईपी 2.0 है, जो जिसमें पर्टिकुलर आपको अगर डोमेस्टिक पेटेंट फाइल करवानी है तो पर्टिकुलरली 75,000 रुपीज फॉर डोमेस्टिक आईपी आपको अलॉट होता है। 1.5 लाख रुपीज फॉर पीसीटी और इंटरनेशनल डिजाइन के लिए 9,000। तो ये पर्टिकुलर जो सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो नियर बाई जो एसएसआईपी गारंटी इंस्टीट्यूट है उसका आप कांटेक्ट कर सकते हो। इवन हम आप जो है वो हमें भी रीच आउट कर सकते हैं फॉर आईपी फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए। ये जो है जो स्टार्टअप फ्यूजन जो है, तो आई हब जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर है और उसमें स्टार्टअप फ्यूजन करके एक स्कीम है, जिसमें अगर आपके पास कोई इनोवेटिव आइडियाज है और वो आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए अगर फाइनेंशियल ग्रांट चाहिए तो फ्रॉम 2.5 लाख टू 10 लाख रुपीज तक स्टार्टअप फ्यूजन के अंदर हम दे सकते हैं। तो उसकी एलिजिबिलिटी देखी जाए तो 35 ईयर से कोई भी कम एज वाला स्टूडेंट हो, कोई भी इनोवेटर हो जो स्कूल स्टूडेंट है या तो कॉलेज स्टूडेंट है या तो एनी ड्रॉप आउट स्टूडेंट है जो 35 ईयर से कम है, तो वो पर्सन उसमें अप्लाई कर सकता है। और ये पर्टिकुलर जो 35 ईयर के अंदर के जो बच्चे हैं या तो स्टूडेंट्स है वो 2.5 लाख टू 10 लाख रुपीज की ग्रांट अवेल कर सकते हैं फॉर पीओसी, फॉर प्रोडक्ट और मार्केट स्टेज के लिए रेडी करने के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो फॉर स्टार्टअप सूजन में अप्लाई करने के लिए तो उसकी प्रोसेस बेसिकली सिंपल ही है। आप अगर आई हैव गुजरात की वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो वहाँ पे लॉगिन और उसका फॉर्म दिखेगा, उसमें जाना है, वहाँ पे आपको बेसिक प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। जैसे कि आप अगर एज ए इनोवेटर अप्लाई कर रहे हो तो आपको इनोवेटर प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट करनी है। आप अगर रजिस्टर्ड कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी, तो आपको वो पर्टिकुलर जो कंपनी है उसकी जो प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट करनी है और उसके बाद रिव्यू फॉर रेडी, प्रोफाइल रेडी फॉर रिव्यू, इस तरह से नीचे क्लिक का ऑप्शन आएगा तो वहां पे टिक मार्क करना है, जिससे वो प्रोफाइल हमारे पास आएगी। हमारी जो टीम है एडमिन टीम उसको पर्टिकुलर रिव्यू करेगी और उससे पर्टिकुलर एप्लीकेशंस जो है वो सही लगती है तो वो 24 आवर्स के अंदर आपका जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन प्रोफाइल है वो अप्रूव कर देगी। आपका प्रोफाइल जब भी अप्रूव होता है तो आपको मेल आ जाएगा रिगार्डिंग जो आपका प्रोफाइल जो है वो अप्रूव हो गया है। उसके बाद अब फिर से आपके जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो दिए गए हैं उससे लॉगिन करोगे तो आपका डैशबोर्ड खुलेगा। वो डैशबोर्ड के अंदर स्टार्टअप सूजन का एक एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसपे जाके आप क्लिक करोगे तो इसमें बहुत सिंपल से आपकी इनोवेशन और प्रोडक्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वो क्वेश्चंस का जो है जो डिटेल्स है वो फिलअप करके सबमिट करवा देंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो आ जाएगी और उसके रिलेटेड आपको मेल आ जाएगा। अभी फिलहाल सृजन स्टार्टअप सृजन का कोहॉर्ट 2 चालू है। फर्स्ट जो कोहॉर्ट था उसमें अराउंड 147 टीम्स को ये पर्टिकुलर स्कीम के अंडर सपोर्ट किया गया है और 7 करोड़ ऑफ रुपीज हमने ऑलरेडी डिस्कस किए गए हैं। ये 7 जो है वो सेकेंड कोहॉर्ट है और सेकेंड कोहॉर्ट के अंदर हमने ऑलरेडी मतलब 15 तारीख तक, 15 सितंबर तक ये पर्टिकुलर पोर्टल ओपन है। तो जितनी भी एप्लीकेशन आएगी 15 सितंबर को उसको सेकेंड कोर्ट में कंसीडर करके उसका स्क्रीनिंग के लिए हम यहाँ से मेल कर देंगे। जितनी भी एंट्रीज आएगी उसका प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगा और फाइनल स्क्रीनिंग होगा। वो अगर जो एप्लीकेशन है वो बेसिक क्राइटेरिया उसको फुलफिल करती है, उसमें कुछ इनोवेशन है और रियल में कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रही है, इम्पैक्टफुल है, इनोवेशन सब में दिख रहा है, तो उसको हम ग्रांट करेंगे और वो जो ग्रांट का जो पैसा है बिटवीन 2.5 लाख टू 10 लाख रुपीज तक आपको उसके लिए मिल सकता है फॉर प्रोटोटाइपिंग के लिए, कोई प्रोडक्ट रेडी करने के लिए। So thank you so much. Feel free to communicate on my mail ID. Thank you.